सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा इसके अंतर्गत ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर या इसी को बोलते हैं परिणामित्र। परिणामित्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों नाम याद रखना है। इसी को हम ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं और इसी को हम परिणामित्र भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर की, और इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा कि ट्रांसफार्मर है क्या। इसकी परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, ट्रांसफार्मर है क्या, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर बच्चों? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। कार्य करने वाली युक्ति है जो क्या करती है, युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है। परिवर्तित कर देती है, ये इसकी परिभाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको क्या बोलना है, बच्चों? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, ठीक है। मतलब घटा भी देती है और बढ़ा भी देती है प्रत्यावर्ती वोल्टता। अच्छा, प्रत्यावर्ती वोल्टता बदलेगी तो प्रत्यावर्ती धारा भी बदलेगी। तो धारा को भी प्रत्यावर्ती वोल्टता ऑब्लिक प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित कर देती है, ठीक। अब परिभाषा के बाद आते हैं अपने पास प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर? दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये कौन क्या करता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह है ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यानी वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा की प्रबलता को घटा देता है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा की प्रबलता को घटा देता है। मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन करंट का जो मान है वो घट जाएगा, ठीक। अपचाई ट्रांसफार्मर ये क्या करता है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। कौन? अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिर से सुन लें। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा की प्रबलता को घटा देता है। ये वाला ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है और धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास इनके प्रकार हो गए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसकी बनावट के बारे में जान लेते हैं। बनावट या संरचना के बारे में, है ना, हल्का सा तो ज्ञान होने चाहिए क्या होता है। इसकी बनावट में बच्चों 3 भाग होते हैं। एक बार थोड़ा सा हम बना करके बता देते हैं हल्का, इससे आप इसको थोड़ा सा जान पाओगे।
जो इस टाइप से, इसको बोलते हैं पटलित क्रोड। इसको क्या बोलते हैं? पटलित क्रोड। इसमें इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली, इसको बोलते हैं पटलित क्रोड। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है, इसकी संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक प्राथमिक कुंडली, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, यानी ये इनपुट है, इनपुट या निवेशी परिपथ है, इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं। फिर होती है हमारे पास द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली क्या होती है? द्वितीय कुंडली वह होती है आउटपुट में होती है, मतलब इस पर हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज परिवर्तित होकर के प्राप्त होता है इस पर। और ये जो लेमिनेटेड दिख रहा है, पटलित, लेमिनेटेड मतलब एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती को रख करके ऐसे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पटलित क्रोड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन पटलित क्रोड। तो ये है वो ट्रांसफार्मर का एक सामान्य सा चित्र है। ठीक, आजकल जो ट्रांसफार्मर आते हैं उसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी क्वाइल होती है वो प्राथमिक क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल के ऊपर ही लपेटी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो ट्रांसफार्मर। तो क्या है ट्रांसफार्मर की बनावट? तो अपन बोलेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट में मुख्यतः निम्न 3 भाग होते हैं। प्राथमिक कुंडली, इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। द्वितीय कुंडली, इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त की जाती है। ये निर्गत परिपथ होता है, ये निवेशी परिपथ होता है। पटलित क्रोड, यह तांबे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर दूसरा रख करके एक मोटी सी क्रोड तैयार की जाती है, जिस पर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को लपेटा जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी संरचना। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, उच्चाई है कि अपचाई है? तो बच्चों, जिसकी द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे और प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हो तो वो उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। और यदि द्वितीय कुंडली में कम और प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे दिख रहे हो तो वो अपचाई होगा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आप लोग ही बताओ? तो ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? अपचाई, क्योंकि इसमें देखो द्वितीय कुंडली में कम फेरे दिख रहे हैं और प्राथमिक कुंडली में हमें ज्यादा फेरे दिख रहे हैं। तो अगर द्वितीय कुंडली में कम फेरे हों तो अपचाई है। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की तुलना में अधिक फेरे हों तो वो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप है। तो ये हमारे पास इसकी बनावट हो गई। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे होता है। तो क्या क्या समझ अपन ने? प्रकार, परिभाषा और बनावट। ठीक है ना। अब अपन आते हैं वो ट्रांसफार्मर का संकेतन। अगर किसी परिपथ में ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर का संकेतन क्या होता है? ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का संकेत, परिपथ में जो है ट्रांसफार्मर का संकेत कैसा होता है? संकेत तो देखें बच्चों, अगर परिपथ में अपचाई ट्रांसफार्मर लगा है तो ये संकेत है। ये होगी हमारी प्राइमरी क्वाइल, ये हो गई सेकेंडरी क्वाइल। यहाँ पर आपको लिखना है अपचाई, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का संकेत है। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा बना दो। अब ये ऐसा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर का संकेत है, उच्चाई। ठीक है, तो यदि किसी परिपथ में ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर लगाने का संकेत क्या होता है? संकेतक है ट्रांसफार्मर का
अब चाहे ट्रांसफार्मर लगा हो तो जो लेफ्ट साइड की जो कॉइल है वो आपको थोड़ी लंबी बनानी है, ज्यादा टर्न उसमें बना देना है, और राइट साइड की जो कॉइल है उसमें थोड़े से कम टर्न बनाने हैं, ठीक है, छोटे बनाना है। तो ये अब चाहे हो जाएगा, सेकेंडरी में कम होगा, प्राइमरी में ज्यादा फेरे हो गए। अगर वो उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा तो प्राथमिक कॉइल छोटी बनानी है, टर्न तो कम बनाने हैं, सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा बना देने हैं, ठीक है ना। तो फिर ये अपने आप कौन सी हो जाएगी, उच्चाई। या पी लिख देना है, यहाँ पर एस लिख देना है, ये भी नहीं भूलना है ना। तो प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर के संकेत। तो अपने ट्रांसफार्मर का संकेत भी जान ली जाती है क्या होता है, ठीक। अब अपने पास आता है बच्चों ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। अब हम इसकी कार्यविधि पर बात कर रहे हैं। कार्यविधि किसकी कार्यविधि, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि होती है कि जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्ट आरोपित की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टता लगाई जाती है, सिरों के बीच जो है एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता, एसी वोल्टता लगाई जाती है, लगाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो उस कुंडली में, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा माने एसी बहने लगती है, एसी बहने लगती है, ठीक है ना। अब एसी बहेगी तो क्या होगा, एसी बहेगी तो क्या होगा, यह प्रत्यावर्ती क्रोड में यह धारा क्या करती है, यह जो धारा होती है हमारी, ठीक है ना, यह क्या करती है, क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध, अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध माने संबंधित, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अतः इसमें, अतः इसमें उसी आवृत्ति की मतलब जिस आवृत्ति की हमने लगाई है, उसी आवृत्ति का, उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती वीवा बल प्रेरित हो जाता है, वीवा बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है ना। तथा इसमें परिपथ बंद हो तो धारा बहने लगती है। तो ये इसकी कार्यविधि है, ठीक। एक बार फिर से समझिए, ट्रांसफार्म, एक लाइन और इसमें जोड़ देना है, वो मैं नहीं बोल पाया, आपको बोल जोड़ना है इसमें कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये और लिख देना एक लाइन की, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि किस पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना, इसे तो लिख देना है, ठीक है ना। तो पहली लाइन क्या आ जाएगी कार्यविधि में, कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है जब इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एसी वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है या प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ने लगता है। यह क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, क्रोड, क्रोड मतलब जो लोहे की पतली पतली पत्तियां थी, उसमें क्या करती है, और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्रत्यावर्ती ही होगा, वो भी मतलब बदलेगा लगातार समय के साथ, ठीक है ना। तो उसका मान बदलने से द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो भी वहीं पास नहीं है, वो तो उसके ऊपर ही लपेटी गई है। अतः इसमें उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है ना। तो ये इसकी कार्यविधि है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। आपको कार्यविधि में इतना ही लिख देना है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप कार्यविधि। अब अपने पास आता है कार्यविधि के बाद इसका सिद्धांत, ठीक है ना। अब हम इसके सिद्धांत पर, या कार्यविधि और सिद्धांत एक साथ ही आपको लिखना आ सकते हैं, कार्य सिद्धांत सीधा लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं वो इसका क्या सिद्धांत है, इसको और समझ ले तो ट्रांसफार्मर का बहुत कुछ आता है। अब हम समझ रहे हैं वो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्य सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कार्य सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें हमारे लिए क्या लिखना है, बस यही, और आप समझ लें अच्छी तरह से। तभी तक आपने क्या क्या सीखा, एक बार अपन उस पर थोड़ी सी बात कर ले। हमने सीखा ट्रांसफार्मर की परिभाषा सीखी, ट्रांसफार्मर के प्रकार सीखे, ट्रांसफार्मर की बनावट सीखी, और ट्रांसफार्मर की कार्यविधि सीखी, और ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाया, ठीक है ना। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत पर, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो जरा इसमें थ्योरी को आप सुनना है ना, कि माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रमशः NP व NS है। अपन ने क्या माना, कि माना ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। तो माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP तथा NS है, ठीक है ना। अब यदि प्राथमिक कुंडली से बद्ध संबंधित मतलब चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, मतलब क्या होगा, प्राथमिक कुंडली अपन धारा प्रवाह की, तो धारा प्रवाह करने से उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे लिख देना चाहिए, प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो। मानिए एक फेरे में फाई चुंबकीय फ्लक्स है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, ठीक है ना। तब फैराडे के द्वितीय नियम से किसका नियम लगा है हमारा, फैराडे का। फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहता है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से इसमें प्रेरित विवा बल, इसमें कितना विवा बल होगा, तो इसको होगा एप्सिलॉन पी नाम दे देते हैं, सॉरी ईपी नाम दे देते हैं, एप्सिलॉन पी, एप्सिलॉन लिखा बार बार, एप्सिलॉन पी नाम दे देते हैं। एप्सिलॉन पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस NP इंटू d∅/dt। आपको याद आ रहा होगा, हाँ याद आ गया होगा, कि फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट और माइनस चिन्ह आया था, तो माइनस चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, फैराडे के द्वितीय नियम में, ठीक है। तो एप्सिलॉन पी इक्वल टू माइनस NP d∅/dt। NP है वो फेरों की संख्या, ये प्राथमिक कुंडली में हो गया है ना, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इतनी थ्योरी आप सभी समझ गए होगे, ठीक। अब अपन आते यदि कुंडली
यदि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण शून्य हो, यदि चुंबकीय फ्लक्स में कोई क्षरण ना हो, यदि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण शून्य हो, तो शून्य हो मतलब ये क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चित्र बना दूं। जैसे मान लीजिए ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें एक फेर लगी और द्वितीय कुंडली है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में अपन ने प्रत्यावर्ती विभव बल मालूम आरोप किया और द्वितीय कुंडली में अपन के लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये है इसकी प्राथमिक कुंडली और ये है सेकेंडरी कुंडली, ठीक है ना। तो अपन ने प्राथमिक कुंडली में क्या किया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया, तो इसमें एक प्रेरित धारा बहेगी, धारा बहेगी तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो इसमें इंडक्शन हो जाएगा, इसमें भी तो इंडक्शन होगा। तो इसमें इंडक्शन होने से मान लीजिए प्रेरित विभव बल ईपी है, तो ईपी इक्वल टू होगा माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी। अब यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है प्राथमिक कुंडली धारा प्रवाह से दिखाइए, द्वितीय कुंडली से भी तो गुजरेगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली इसके ऊपर ही तो लपेटी जाती है, इसके बिल्कुल सन्निकट पास में संयुग्म में होती है, कनेक्ट होती है। अब मान लीजिए जितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ उसमें से बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है, आदर्श कंडीशन है, ऐसा होगा नहीं पर आदर्श कंडीशन है कि माना प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह से उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्षण क्या है, शून्य है। तो जितना यहाँ से पैदा होगा वो दूसरे में से भी गुजरेगा, दूसरे में से भी गुजरेगा, तब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तब द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध संबंधित मतलब चुंबकीय फ्लक्स भी फाई होगा, ठीक है ना। अतः इसमें मतलब द्वितीय कुंडली में, अतः इसमें प्रेरित विभव बल कितना आएगा, एप्सिलॉन एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, इतना आएगा, इक्वेशन से कर दे दो, इतना आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं, समीकरण 2 भागित 1 से, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन पी, हमने इसमें किसका भाग दिया, इसका भाग दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी। यहाँ पर भाग देंगे तो एन एस एन डी फाइव अपॉन डी टी से डी फाइव अपॉन डी टी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन एस अपॉन एन पी, इतना मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसके दे दूं समीकरण नंबर 3, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वह फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ आ गया होगा। अब अपन को यहाँ पर फिर से एक आदर्श कंडीशन लगा देनी है। अब मैं थोड़ा सा तो लिखने जाऊँ, बता रहा हूँ, यदि प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए शून्य है, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध शून्य है, शून्य होगा तो इसमें कोई ऊर्जा का मतलब शक्ति का क्षरण नहीं होगा। माना कि आदर्श स्थिति है, आदर्श कि माना प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध है वो शून्य है, तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, शून्य है, तब अब देखो फिर सुन लीजिए आदर्श कंडीशन क्या लिखनी है, आदर्श कंडीशन यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध शून्य है, नगण्य है, मतलब नगण्य मान लेते हैं, तो नगण्य मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना एप्सिलॉन पी है, इसके समय पर उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होगा, अर्थात 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 जो एप्सिलॉन पी है वो क्या के बराबर हो जाएगा, वीटी की, तथा तथा ध्यान देना। और द्वितीय कुंडली जो है, द्वितीय कुंडली के सिरे खुले हैं, ये खुले हैं, और इस सिरे इसके खुले हैं तो इसमें भी ऊर्जा का क्षरण नहीं होगा, तो इस समय इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है वो इसकी तो विभवांतर के बराबर होगा, इसकी सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा। तो मैं दोनों बातें एक साथ बोल देता हूँ कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होगा, और द्वितीय कुंडली मान लो खुली है तब इसमें उत्पन्न प्रेरित विभव बल इसके सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा, यानी कि ईपी बराबर वीपी तथा
एप्सिलॉन पी बराबर वीपी और एप्सिलॉन एस बराबर हो जाएगा वी एस। तो इन दिस केस समीकरण 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वी एस बटे वी पी इक्वल टू आ जाएगा एन एस बटे एन पी। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, ये हो गया। अब माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आईपी और द्वितीय कुंडली में आईएस धारा बह रही है। अब फिर एक आदर्श कंडीशन मान लेते हैं, माना किसी समय प्राथमिक कुंडली में आईपी और द्वितीय कुंडली में आईएस धारा बहती है, तब निवेशी शक्ति कितनी होगी? निवेशी शक्ति हम जानते हैं, शक्ति का सूत्र होता है पी इक्वल टू वी आई। तब निवेशी शक्ति हो जाएगी हमारे पास, निवेशी शक्ति माने इनपुट पावर, निवेशी शक्ति। तो निवेशी शक्ति कितनी होगी? निवेशी शक्ति हो जाएगी Vp इंटू आई पी। ठीक है ना, और निर्गत शक्ति कितनी हो जाएगी? निर्गत माने आउटपुट, निर्गत शक्ति। तो निर्गत शक्ति हो जाएगी Vs इंटू आई एस। ठीक है ना, निवेशी शक्ति हम जानते हैं, शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। तो निवेशी शक्ति होगी Vp और निर्गत Vp इंटू आई पी और निर्गत शक्ति होगी Vs इंटू आई एस। अब आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति मतलब कोई शक्ति का क्षरण नहीं हो रहा है। आदर्श स्थिति में क्या? निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो वी एस इंटू आई एस इक्वल टू हो जाएगा Vp इंटू आई पी। ठीक है ना, आदर्श स्थिति में। अब ये इसको इसके बटे में ले आओ तो वी एस बटे Vp और ये आई एस वहां बटे में चला जाएगा, तो आई पी बटे आई एस। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, अब समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 3 में लिखा है वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी और समीकरण 4 में लिखा है वी एस बटे वीपी बराबर आई पी बटे आई एस। तो इनके एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होंगे, तो तीनों को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से हमें क्या मिलेगा? जरा ध्यान देना, हमें मिलेगा वी एस बटे वीपी इक्वल टू आई एन एस बटे एन पी इक्वल टू आई पी बटे आई एस। ये मिलेगा हमें। ठीक है ना, ये मिला। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियों के स्तरों पर जो वोल्टता होती है वह धारा के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो यहाँ पर वी एस है, यहाँ एन एस है, यहाँ आई पी है। ठीक है ना, तो वी एस अनुक्रमानुपाती एन एस है और वी एस व्युत्क्रमानुपाती आई एस है। ये देखो नीचे चला गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हमें थोड़ा डिटेल लिखना है, तो वो बताने के पहले साफ करूंगा वो, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको सिद्धांत समझा दूं। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एन एस और एन पी है। यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तब फैराडे द्वितीय नियम से इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल होगा एप्सिलॉन पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। यदि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण शून्य हो, कोई चुंबकीय फ्लक्स इधर उधर बर्बाद नहीं होता है, तब द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी फाई ही होगा तथा इसमें प्रेरित विभव बल होगा इतना एप्सिलॉन एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। अब समीकरण 2 में एक का भाग दे दिया, तो एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी बराबर आ जाएगा एन एस बटे एन पी। इस प्रकार प्रेरित विद्युत भाग बल फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती मिला। अब यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, तब इसके स्तरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसमें प्रेरित विद्युत भाग बराबर हो जाएंगे और द्वितीय कुंडली मान थोड़ी देर के लिए खुली है, तो एप्सिलॉन एस इक्वल टू वी एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया वी एस और इसको लिख दिया वीपी। तो वी एस अपन वीपी को एन एस अपन एन पी समीकरण 2 हो गया। अब निवेशी शक्ति मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एनपी और आईपी और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा आई एस है। आईपी प्राथमिक में, आई एस द्वितीय में। तो निवेशी शक्ति या प्राथमिक कुंडली में निवेश की गई शक्ति होगी वीपी इंटू आई पी और निर्गत शक्ति द्वितीय कुंडली से प्राप्त शक्ति हो जाएगी वी एस इंटू आई एस। आदर्श स्थिति में दोनों को बराबर कर दो, मान लीजिए कोई बर्बादी नहीं होती है शक्ति की, तो वी एस इंटू आई एस इक्वल टू वीपी इंटू आई पी हो जाएगी। तो यहाँ से वी एस अपॉन वीपी बराबर आई पी अपॉन आई एस। अब ये और ये समीकरण को इकट्ठा लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर आई पी बटे आई एस। ठीक है ना, ये हमें मिला। अब अपन आते हैं इसके बाद कि इससे हमें कैसे पता कर रहा है कि वोल्टता बढ़ रही है या इस सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है।
अब आपको देखो नीचे थोड़ा सा और लिखना है, क्या लिखना है नीचे, जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको लिखना है, ध्यान देना। अब देखना, केस वन, केस वन, यदि, यदि, ध्यान देना, यदि एन एस ग्रेटर देन एन पी, मान लो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तब क्या होगा, तब वी एस ग्रेटर देन वीपी हो जाएगा, वी एस ग्रेटर देन वीपी होगा, तथा तथा वहां उल्टा हो जाएगा, आई पी ग्रेटर देन आई एस होगा, ठीक है ना। क्या है, यदि प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, माने एन एस ग्रेटर देन एन पी है, तब वीपी ग्रेटर देन वीपी के, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा, वी एस, तब वी एस ग्रेटर देन वीपी मिलेगा, ये ऊपर का बड़ा तो ये ऊपर का बड़ा, और यहाँ पर आईपी बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा और धारा को घटाएगा। देखो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज भी ज्यादा है लेकिन द्वितीय कुंडली में धारा कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि एन एस ग्रेटर देन एन पी तथा वी एस, तब वी एस ग्रेटर देन वी पी और आई पी ग्रेटर देन आई एस होगा। इस प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इस प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को, है ना, वोल्टता को, माने प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तथा धारा की प्रबलता को घटाएगा, तथा धारा की प्रबलता को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है ना। ये हमें केस वन बोला। अब केस टू क्या होगा, केस टू क्या होगा, यदि आप ये उल्टा कर दो, एन पी ग्रेटर देन एन एस, तब यहाँ पर आएगा वी पी ग्रेटर देन वी एस तथा आई एस ग्रेटर देन आई पी। अब यदि मान लीजिए द्वितीय कुंडली में, एक प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से ज्यादा है, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा है, तब प्राथमिक कुंडली में वोल्टता भी ज्यादा होगी और धारा द्वितीय कुंडली में ज्यादा होगी। तो ये सब प्राथमिक कुंडली का कार्यक्रम हो गया। अब हमें मिलना कहाँ पर, द्वितीय कुंडली में। तो द्वितीय कुंडली में अगर फेरे कम आ रहे हैं, ये कम आ गए, तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज भी कम हो जाएगा और धारा घट जाएगी। तो नीचे क्या लिखेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया मुझे बताओ। इस प्रकार देखो, द्वितीय कुंडली में कम फेरे, प्राथमिक में ज्यादा फेरे हो गए, तो ये कौन सा हो गया, अपचाई, ठीक है ना, अपचाई। इस प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि जिसकी द्वितीय कुंडली में कम फेरे होंगे, इस प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाएगा तथा धारा की प्रबलता को बढ़ाएगा, धारा की प्रबलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली हम कह सकते हैं नीचे संयुक्त रूप से, जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसमें उसके स्थानों पर वोल्टता भी ज्यादा होगी, बस सीधी सी बात है। फाइनली हमने क्या देखा कि अगर एन एस ज्यादा है तो वी एस ज्यादा है, अगर एन पी ज्यादा है तो वी पी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ये देखते ही इसका सिद्धांत हमारे पास आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और अपन से पूछा जाता है आपसे परिणमन अनुपात, है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये सिद्धांत यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक। और अपने पास आता है परिणमन अनुपात। क्या पूछा जाता है बच्चों, अब अपन से यहाँ पर पूछा जाता है परिणमन अनुपात किसे कहते हैं। परिणमन अनुपात इसी को बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है ना। परिणमन अनुपात रेशियो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो परिणमन अनुपात क्या होता है, तो किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है, क्या होगी परिभाषा है, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या
और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को उस ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या रखना बच्चों, 2 नंबर में आपको ये चीज पूछी जाए तो डिस्टर्ब नहीं होना है। परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, द्वितीयक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के, प्राथमिक कुंडली के लिए एनपी लिखना था मुझे, सॉरी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को उस ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एनएस इससे बड़ा होता है तो आर का मान 1 से बड़ा होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एनएस बड़ा होता है एनपी से, तब आर ग्रेटर देन होगा 1। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। एनएस एनपी से बड़ा होगा तो आर हमें 1 से बड़ा मिलेगा। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें एनएस छोटा होता है एनपी से, एनएस कम होता है एनपी, तब आर लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। ये आपको विकल्प में, ट्रू फॉल्स में या खाली स्थान में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। क्या उसने पूछा, उच्चाई ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात का मान कितना होता है, तो 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होता है। ट्रू फॉल्स कर देंगे इसी को। अब चाहे ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। अच्छा, कभी ये 1 नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। 1 होगा तो प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर हो जाएंगी, बराबर होंगे तो प्राथमिक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज बराबर हो जाएगी, तो ट्रांसफार्मर का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि ना तो वोल्टेज को बढ़ाएगा ना घटाएगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि परिणमन अनुपात का मान क्या नहीं होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है ना, 1 से ज्यादा रहेगा, 1 से कम रहेगा। ठीक, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान, परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से ज्यादा होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होता है। ठीक, तो ये हमारा होगा परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। अब हमारे पास आता है वो इसकी दक्षता के बारे में, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी, यानी कि दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या कहलाती है, तो दक्षता कहलाती है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है ना। दक्षता का फॉर्मूला होता है दक्षता, दक्षता, तो दक्षता का फॉर्मूला होता है ईटा बराबर अपन कितनी शक्ति हमें मिली, यानी कि निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को उसकी दक्षता कहते हैं, या इसी के ऐसा लग सकते हैं, द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना। द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा यानी कि द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा, ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसकी दक्षता ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा का सिंबल है। तो अगर आपको 1 नंबर 2 नंबर में आ गया कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से निर्गत शक्ति और प्राथमिक कुंडली की निवेशी शक्ति का अनुपात को उसकी दक्षता कहते हैं। ठीक है ना। या द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा के अनुपात को उसकी दक्षता कहते हैं। ठीक। अच्छा, किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती, 100% नहीं हो, तो मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम जितनी ऊर्जा दे उतनी ही आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर की, यानी कि इसमें ऊर्जा ह्रास होते ही होता है, ऊर्जा ह्रास होते ही होता है। आपको ये 90% मिल जाए, 92% मिल जाए, 99% मिल जाए, लेकिन कभी 100% तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी दक्षता हो गई। अब आते हैं हमारा ट्रांसफार्मर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ का है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास माने इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया कि इसकी दक्षता 100% नहीं होती, 100% नहीं होती, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है।
मतलब प्राथमिक कुंडली में जितनी ऊर्जा देते हैं हम द्वितीय कुंडली में उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो ह्रास होता है। तो किन किन कारणों से ऊर्जा ह्रास होता है, मैं इसको फिर बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास, ठीक है ना। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार से ऊर्जा ह्रास होता है, 4 प्रकार से, ठीक है ना। इनके नाम है अलग अलग। एक को कहते हैं ताम्र ह्रास, दूसरे को बोलते हैं हम लौह ह्रास, दूसरे को बोलते हैं अपन लौह ह्रास, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण की गति, चलो लौह ह्रास, लौह ह्रास। तीसरे को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। और चौथा हमारे पास आ जाएगा सेथिल्य, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की ऊर्जा ह्रास होता है, तो ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार से ऊर्जा ह्रास होता है। प्रश्न क्या आता है, इसका प्रश्न क्या आता है, आपको प्रश्न आता है कि ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा ह्रास होता है तथा उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। या ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार से ऊर्जा का ह्रास होता है और इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है, ये आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। तो वो अपन बोलेंगे ट्रांसफार्मर में निम्न 4 प्रकार से ऊर्जा का ह्रास होता है। नंबर 1 ताम्र ह्रास, इसमें आपको लिखना है ताम्र ह्रास। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रयुक्त तारों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे ताम्र ह्रास कहते हैं। भाई क्या होगा, उसमें आपने कुंडली लगाई ना, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, उनमें तांबे के तार लगाए जाएंगे या तार लगाए जाएंगे, तो उन तारों का होगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के कारण वे तार गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रास होगा। तो तांबे के तारों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ताम्र ह्रास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ताम्र ह्रास कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसको कम करने के लिए, तो पूरी तरह से दूर नहीं हो सकता, इसको कम करने के लिए तांबे के मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, अपेक्षाकृत मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। ताम्र ह्रास समझ गए। अब आते हैं लौह ह्रास, अब आते हैं लौह ह्रास, ठीक है ना। लौह ह्रास क्या होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो काय का बना था, लोहे का बना था। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में लोहे का बना होता है पत्तियां, तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, फोको करंट, और भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रास होने लगता है, तो उसको बोलते हैं लौह ह्रास। तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण, क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण, भंवर धाराएं फोको धाराएं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उसमें एक चक्र के समय प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, चक्र के समय प्रेरित। तो वे धाराएं भंवर जैसी होती है नदी की, इसको भंवर धाराएं कहते हैं, जिस तरह से वह जो टुकड़ा है वो गर्म हो जाता है, ठीक, और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में ह्रास होता है। तो क्या कहेंगे कि ट्रांसफार्मर के क्रोड में भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे लौह ह्रास कहते हैं। कम कैसे करेंगे, इसे कम करने के लिए पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। पटलित आपको याद है, पत्ती वो पत्ती रख के बनाया था। तो इसे कम करने के लिए, इस क्रोड, इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड को कैसा बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है, पटलित, पटलित क्रोड बनाया जाता है। अब आता है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, ठीक है ना। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली में से नहीं गुजर पाता। मतलब अपन मान लेते हैं आदर्श स्थिति अपन ने मानी थी, लेकिन क्या लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं होता, अपितु कुछ फ्लक्स इधर उधर क्षणित हो जाता है, इधर उधर बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। क्या बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह करने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली से संबंधित नहीं हो पाता, अपितु कुछ फ्लक्स इधर उधर बर्बाद हो जाता है। इस कारण से विद्युत ऊर्जा का
ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। इसे कम कैसे करेंगे? इसे कम करने के लिए द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है। ये इसका उपाय है कम करने का। इसे कम करने के लिए द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है। सेथ लहरास। इसमें क्या होता है, जो क्रोड होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड, वो बार बार चुंबकित होती है, बार बार विचुंबकित होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, इसकी वैल्यू देखो मैक्सिमम हो जाती है फिर जीरो हो जाती है। अपन ने पढ़ा था ना, ये मैक्सिमम हो गई फिर जीरो हो गई। तभी मैक्सिमम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा, फिर चुंबक बनेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो उसकी जो क्रोड होती है वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से चुंबक बनेगा, फिर चुंबक खत्म होगा। चुंबकित और विचुंबकित होने से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे सेथ लहरास कहते हैं। उसे सेथ लहरास कहते हैं। क्या? क्रोड के ट्रांसफार्मर की क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो ह्रास होता है उसे सेथ लहरास कहते हैं। इसे कम करने के लिए, इसे कम कैसे करेंगे? इसे कम करने के लिए नर्म लोहे की क्रोड उपयोग करते हैं। नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड उपयोग करते हैं। नर्म लोहे का क्रोड, ठीक है ना। तो नर्म लोहे की क्रोड में नर्म लोहा जो होता है वो अति शीघ्र चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है, इसलिए ज्यादा बर्बाद नहीं हो पाती। एक बार फिर से पढ़ लें। ट्रांसफार्मर ऊर्जा ह्रास। ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की ऊर्जा ह्रास होता है। ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्षरण, क्षेत्र ह्रास। ताम्र ह्रास का मतलब होता है तांबे के तारों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रास। इसे कम करने के लिए मोटे तार प्रयोग करेंगे। लौह ह्रास का मतलब होता है क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ह्रास। इसे कम करने के लिए पटलित क्रोड बनाते हैं। विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्षरण का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली से विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता, कुछ बर्बाद हो जाता है। इसे विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। इसे कम करने के लिए द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है। सेथ लहरास। क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो ह्रास होता है उसको सेथ लहरास कहते हैं। इसे कम करने के लिए नर्म लोहे का क्रोड प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब आखिरी प्रश्न और हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब आता है दोनों में अंतर, ये आपको परीक्षा में आता है। ये भी क्या? उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, इनमें अंतर आ जाता है। तो अपन जितनी पढ़ाई की उसके आधार पर अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं अंतर को। तो सबसे पहले तो आप दोनों की परिभाषा लिख देना। परिभाषा अगर आता है तो परिभाषा, तो आप क्या लिखोगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को बढ़ाता है और उसको क्या लिख दिया, और धारा की प्रबलता को घटाता है, दोनों साथ में लिख देना, ठीक है ना। इसमें क्या लिख देना, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को घटाता है और धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, ठीक है ना। दूसरा बात, इसकी द्वितीय कुंडली में, इसकी द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। तो दूसरा वाला फेरों की संख्या पर लिख देना, दूसरा अंतर क्या पर लिख देना, फेरों की संख्या के आधार, ठीक है, फेरों की संख्या की। तीसरा अंतर आपको लिख देना है परिणामानुपात पर। इसके लिए परिणामानुपात आर का मान 1 से ज्यादा होता है। इसके लिए परिणामानुपात आर का मान 1 से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है ना, कम। तो इसके लिए परिणामानुपात आर का मान 1 से कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए परिणामानुपात का मान 1 से कम होता है, ठीक। तो ये हमारे पास दोनों में अंतर हो गया है ना। अब ये 3 अंतर हुए। अगर मैं परिभाषा जो लिखी वहां पर अगर आप धारा का अलग लिखें, वोल्टेज का अलग लिखें तो 4 अंतर हो जाएंगे। जैसे आप इसमें लिखते हैं कि यह वोल्टेज को बढ़ा देता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को बढ़ाता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेजता को घटाता है। फिर यह धारा की प्रबलता को घटाता है या धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, ठीक। ये फेरों की संख्या अधिक होती है, इसमें फेरों की संख्या कम होती है। इसके लिए आर का मान 1 से ज्यादा होता है, इसके लिए आर का मान 1 से कम होता है। तो 4 अंतर होगा। तो अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लेंगे, है ना। अब अपने पास आता है इसके उपयोग। उपयोग क्या होता है, उपयोग यहाँ पर पावर सप्लाई में है ना, रेडियो टेलीविजन सब में, इसको हर एक चीज में ट्रांसफार्मर जैसे आज का लगा होता है। तो पावर सप्लाई में जो पावर सप्लाई होती है
एक एक शहर से दूसरे शहर में। तो पावर सप्लाई में क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो धारा का क्षय कम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, ठीक है ना। तो पावर सप्लाई में इसका उपयोग होता है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर, इन सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम क्षय के साथ ट्रांसमिशन करने में भी इसका उपयोग होता है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के छोटे छोटे उपयोग हैं, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चों हमारा यहाँ पर एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और इसमें कुछ है नहीं है, ट्रांसफार्मर ही रह गया था तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यदि कोई और चीज इसमें परीक्षा उपयोगी होगी तो हम कल बता देंगे और साथ में हम अगले लेक्चर में अपना 8वां अध्याय शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार।